बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय का चौथा अध्याय भारत में खाद्य सुरक्षा। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर? आपने पाठ तो पढ़ लिया होगा बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं, लिखेंगे उत्तर और सबसे पहले पॉइंट बनाकर लिखें कि कै प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाद्य उपलब्ध रहे। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, ख लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, ग प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में खाद्य रहे। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न है बच्चों, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो जानते हैं आप, उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, निम्नलिखित लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। और फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे, नंबर 1 भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, पारंपरिक दस्तकार। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग। चौथा लिखेंगे बच्चों, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार। पांचवा लिखेंगे भिखारी और छठा लिखेंगे शहरी कामकाजी मजदूर। सातवां लिखेंगे बच्चों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों के लोग। आठवां पॉइंट लिखेंगे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग। और फिर नौवां लिखेंगे बच्चों गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाएं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आइए देखते हैं, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। तो जानते हैं आप उन राज्यों के नाम? चलिए उत्तर में देख सकते हैं बच्चों। उत्तर में लिखेंगे भारत में उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। ठीक है। इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर है बच्चों चौथा प्रश्न, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे? उत्तर में लिखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए गए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई, जैसे हरित क्रांति के कारण गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई। यहाँ अनाजों का उत्पादन 1964-65 के 72.3 लाख टन की तुलना में बढ़कर 1995-96 में 3.03 करोड़ टन पहुंच गया, जो अब तक का सर्वाधिक ऊंचा रिकॉर्ड था। दूसरी तरफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अतः हरित क्रांति ने भारत को काफ़ी हद तक खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। आई बात समझिए बच्चों। इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, साथ साथ याद भी करते रहें। अगला प्रश्न है बच्चों पांचवा, भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, व्याख्या कीजिए। तो क्या लिखेंगे उत्तर में बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवार जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, कम वेतन पाने वाले लोग, शहरों में मौसमी रोजगार पाने वाले लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग, यानी कि खासकर इनमें से निचली जातियां जिनका भूमि का आधार कमजोर होता है, वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पांचवें प्रश्न का उत्तर। फिर आता है आपका छठा प्रश्न है, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है। तो जानते हैं आप क्या प्रभाव होता है बच्चों? उत्तर में लिख सकते हैं,
किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी हो जाती है। खाद्यान्न की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है, जो अकाल की स्थिति बन सकती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिखेंगे अपने छठे प्रश्न का उत्तर। और फिर देखते हैं यहाँ पर सातवां प्रश्न है, मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद कीजिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले हेडिंग डालकर लिखेंगे दीर्घकालिक भुखमरी, और फिर लिखेंगे यह मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। दूसरा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बच्चों मौसमी भुखमरी, और हेडिंग डालकर लिखेंगे यह फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आप सातवें प्रश्न का उत्तर लिखें बच्चों। और फिर आता है आपका आठवां प्रश्न, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं दो योजनाओं की चर्चा कीजिए। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे और क्या लिखेंगे, सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और हेडिंग डालकर लिखेंगे भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा के लिए भारतीय सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, जहां चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी आरपीडीएस को 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि टीपीडीएस को जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। ठीक है बच्चों, दूसरी हेडिंग लिखेंगे बच्चों अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना। फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित हैं। इस योजना का क्रियान्वयन पीडीएस के पहले से ही मौजूद नेटवर्क के साथ जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर नौवां प्रश्न है, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? तो जानते हैं आप बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर में लिखेंगे बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकारें न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों? इस प्रकार से आप इस 9वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और इसके बाद 10वां प्रश्न है बच्चों, टिप्पणी लिखें। आप देख रहे हैं यहाँ पर, और क्या है आपके लिए न्यूनतम समर्थित कीमत, इस पर आपने लिखना है। फिर है बफर स्टॉक, निर्गम कीमत और उचित दर की दुकान। तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं बच्चों, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले उत्तर में आइए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या, न्यूनतम समर्थित कीमत क्या होती है, आप जानते हैं बच्चों। लिखेंगे भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है।
सरकार फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, बफर स्टॉक, और हेडिंग डालकर लिखेंगे बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। सरकार फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज को खाद्य भंडारों में रखा जाता है। ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों? और इसके बाद तीसरा पॉइंट आपके लिए निर्गम कीमत, और यहाँ पर लिखेंगे फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। और इसके बाद अगला है बच्चों, उचित दर वाली दुकानें, और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, पर चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये लोगों को सामान बाजार कीमत से कम कीमत पर देती हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप अपने 10वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर आता है 11वां प्रश्न है, राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं? तो जानते हैं आप बच्चों, आपने राशन की दुकानें तो देखी होंगी। उत्तर में लिखेंगे PDS डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना इत्यादि करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 11वें प्रश्न का उत्तर। फिर देखते हैं यहाँ पर 12वां प्रश्न है, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें। तो क्या जानते हैं आप इस बारे में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और क्या क्या भूमिका निभा रही हैं बच्चों? पॉइंट बनाकर लिखेंगे कै, सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ख, दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला लिखेंगे ग, गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादनों में अमूल और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। ठीक है। अगला लिखेंगे घ, भारत में सहकारी समितियों के कई उदाहरण हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों की खाद्य सुरक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।